So today we are going to start from the first chapter of electrostats क्लास 12 के लिए। और इलेक्ट्रोस्टैट्स नॉट ओनली फर्स्ट चैप्टर बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि अगर ये चैप्टर हम अच्छे से समझ लें तो क्लास 12 की बाकी की जो फिजिक्स है वो बहुत आसानी से समझ में आएगी। ये कंसेप्ट्स जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे बार बार कहीं ना कहीं रिपीट होना है। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है जिसे हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स तक, डायपोल मोमेंट वगैरह, और सेकेंड पार्ट में कैपेसिटर। ये दोनों कंबाइंड करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीखा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल सा मीनिंग है स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन among charges at rest। चार्ज जिसे अभी हम डिफाइन करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि चार्ज किस टाइप का क्वांटिटी है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये किस तरीके से एक दूसरा क्वांटिटी जिसे मास करते हैं उसके साथ हमेशा एसोसिएटेड होता है। और उस चार्ज को जब कभी रेस्ट में रख करके इंटरेक्शन को स्टडी किया जाए, चार्ज मूव नहीं करेगा। अगर मूव करेगा भी तो वो म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण कर सकता है, मींस एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा कोई। और जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, आपको पता है क्लास 11th में आपने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन का सिंपली कहता है कि जब तक बाहर का कोई फोर्स नहीं लग रहा हो तब तक ऑब्जेक्ट का स्टेट वही माना जाता है। यानी दो चार्ज अगर रेस्ट में थे और म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण मूव कर रहे हैं तो उसे हम मोशन नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। ऑब्वियसली एक लेमैन लैंग्वेज में या लेमैन के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि चार्ज मूव कर रहा है और कह रहे हो कि मोशन नहीं हो रहा है चार्ज का। एक्चुअली मोशन तब कंसीडर किया जाता है जब हमेशा उस बॉडी पर जो मोशन कर रहा है फोर्स एक्सटर्नल हो। सो इवन इफ चार्ज विल मूव अंडर म्यूचुअल इंटरेक्शन, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हम स्टडी करने वाले हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो मान लो कि प्लस क्यू रहेगा और एक माइनस 10 क्यू रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका 10 टाइम मैग्नीट्यूड है, ये क्या करेगा, ऐसे पुल करेगा अपनी तरफ, ऐसे फोर्स लगाएगा, है ना। बट इस फोर्स के कारण जो मोशन होगा उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि अपना सिस्टम का चार्ज मूव कर रहा है। ओवरऑल जो सिस्टम होगा वो उसी स्टेट में माना जाएगा जिस स्टेट में वो पहले था। मींस चार्ज विल बी ऑलवेज एट रेस्ट। आप कहेंगे चार्ज अगर मोशन में हो तो क्या होगा, क्या चार्ज मोशन में नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है। अगर दोनों चार्ज मोशन में हो, जैसे ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करें या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, या एक दूसरा की तरफ जाए और दूसरा उससे आगे जाए, यानी ऐसे और ऐसे मूव करें, तो इस केस में क्या होगा कि करंट कंस्टिट्यूट हो जाएगा। आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि करंट को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ flow of charge, QIT, correct? So whenever with respect to time charge will change its position, there will be current। means क्या होगा कि दो करंट के बीच में, फिर ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। एक्चुअली इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करने वाले हैं, राइट। सो ये सब चीजें देखेंगे हम बाद के चैप्टर में। जब कभी चार्ज मोशन में होगा तो वहां एक नया कंसेप्ट आ जाता है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। फिलहाल इस चैप्टर में ओवरऑल चार्ज को रेस्ट में माना जाएगा। इवन इफ मूव कर रहा है तो आप F इक्वल टू ma अप्लाई कर सकते हैं, बट ये F एक एक्सटर्नल बॉडी के कारण लगना चाहिए, तब मोशन को कंसीडर किया जाएगा, करेक्ट। न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल हम लौटते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है हमें। इस चैप्टर में मेनली अपना फोकस होगा चार्ज के प्रॉपर्टी पर, चार्ज एंड its properties
इसके बाद हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, जहां हम कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं। कूलम्ब एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इंटरेक्शन ऑफ चार्ज को स्टडी किया और एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे एक लॉ दिया जिसे हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में फोर्स के बाद फील्ड पढ़ा था, यहां पर आप पढ़ेंगे गॉस लॉ। और ये मैं आपको याद दिला दूं कि गॉस लॉ हर एक चैप्टर का, फिजिक्स के हर एक चैप्टर का कहीं ना कहीं एक पॉइंट, एक टॉपिक होता है जिससे आप पूरे चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं। उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझते हैं तो यहाँ पे वो टॉपिक है गॉस लॉ। अगर गॉस लॉ आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, आप इसके एप्लीकेशंस वगैरह समझ जाते हैं, तो आप पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को। और इनफैक्ट कूलम्ब्स लॉ को इससे डिराइव किया जा सकता है, चार्ज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में दी जा सकती है, और आगे जो मैं टॉपिक लिखने वाला हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बारे में भी गॉस लॉ से बताया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, फील्ड, फोर्स एंड फ्लक्स। इसके बाद एक नया टॉपिक होगा जिसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा, आपने क्लास 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा इसे। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स मूवमेंट, ये केमिस्ट्री में बहुत काम आता है। ये जो टॉपिक है, ये आप जितना अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी इस टॉपिक की, उतना ज्यादा आप केमिस्ट्री में से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। लाइक HCl एक अच्छा डाइपोल का एग्जांपल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है ये। सो हम ये सारे टॉपिक्स को देखने वाले हैं, बीच बीच में काफी सारे डेरिवेशंस आएंगे, और ये टॉपिक उनके लिए मोस्ट बेनिफिशियल होने वाला है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जेईई मेन, नीट या एडवांस, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, इन सबको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, या फिजिक्स के ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज, सवाल है कि चार्ज होता क्या है। चार्ज बेसिकली फंडामेंटल यूनिट तो नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी तो नहीं है, नहीं ये एक इंडिपेंडेंट टर्म है। चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है और मास इंडिपेंडेंट है। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं टोटल। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं टोटल। जिसमें से मास एक है, लेंथ दूसरा है, टाइम तीसरा है, करेंट फोर्थ है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी है, एंड सो ऑन। टोटल कितने हैं? 7 है। फिलहाल हमने कहा है मास। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका मीनिंग है कि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर ये सब चेंज कर देने से चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस पेन का मास समथिंग 10 ग्राम है या 50 ग्राम है, तो ये 50 ग्राम ही रहेगा, चाहे आप इसे आप 10 साल बाद आकर के देखो, प्रोवाइडेड इसमें किसी टाइप का कोई इसका किसी भी कंपोनेंट का लॉस नहीं होना चाहिए। जब कभी किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल कहा जाता है तो उसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि वो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट है। आप देख सकते हैं कि चार्ज इसके लिस्ट में नहीं है, करंट इसके लिस्ट में है। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता, मींस ये बाकी के 6 पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब होता है कि बाकी के जितने भी क्वांटिटी हैं, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, ये भी फोर्स अपॉन मास होता है, वो मास से मिलकर बना होगा। इन 7 के अलावा जितने भी क्वांटिटीज होंगे वो इन 7 से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो 1 से मिलकर बने हो, 2 से मिलकर बने हो, 3 से हो या 7 के 7 से हो। हालांकि ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं है जो 7 से मिलकर बना हो, बिकॉज
मास का इंटेंसिटी से, टाइम से कोई रिलेशन ही नहीं है। सो फंडामेंटल का मतलब होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो किसी और पर डिपेंड नहीं करता है, एज वेल एज फंडामेंटल का मतलब होता है वो यूनिट जिससे मिल करके बाकी के सारे क्वांटिटीज बने हुए हैं फिजिक्स के। ठीक है, सो चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी बट इट इज अ बेसिक यूनिट। Charge is a basic unit always associated with mass from which matter is made of। कोई भी चीज बिना मास का नहीं हो सकता। मासलेस एक ही चीज है। थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ ये अलग दुनिया में, एक अलग दुनिया में जिसका नाम है आइंस्टाइन की दुनिया, यानी रिलेटिविटी। वहां एक टर्म है, इस टर्म को कहते हैं फोटोन। एक्चुअली ये टर्म नहीं, अपने आप में पूरा फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है ये अपने आप में। फोटोन को कहा जाता है मासलेस, मासलेस पार्टिकल। बट कंडीशन है, मासलेस ये तब होता है जब स्पीड होना चाहिए इसका लाइट के बराबर, यानी c के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होना चाहिए, तब ये मासलेस होता है। अदरवाइज इसका मास होता है, जिसे आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है m = m0/√1 - v²/c²। इससे हम इसका मास फाइंड करते हैं। एक को कहा जाता है स्टैटिक मास, दूसरे को डायनामिक मास। कहने का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करता है। इवन इफ अगर आपको सुनने में आए कि यार फोटोन तो करता है, हमने अपने सीनियर से सुना है कि फोटोन बड़ा गजब का पार्टिकल है, कोई मास नहीं होता उस पे। एक्चुअली उसका मास तब नहीं होता है जब वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो, और जब चीजें लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही होती है तो वो एक अलग ही दुनिया है। हम जिस दुनिया में अभी जी रहे हैं ये न्यूटन की दुनिया है, और वो जिस दुनिया की बात कर रहा है, वो जिस रीजन एरिया की बात कर रहा है, वो आइंस्टाइन का वर्ल्ड है। दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। आप न्यूटन को आइंस्टाइन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। न्यूटन में आज भी हम एरोप्लेन को ज्यादा से ज्यादा 800, 400, 600 मीटर पर सेकंड का, सॉरी किलोमीटर पर आवर का स्पीड दे पाते हैं, जबकि आइंस्टाइन की दुनिया में जो आईसी चिप्स वगैरह होते हैं या न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह होते हैं इतने ज्यादा फास्ट होते हैं, यू कांट कंपेयर दैट विद द मोशन ऑफ कार और एरोप्लेन। सो लिव इट। अगर आपको ये सुनने में आए कि फोटोन मासलेस होता है तो प्लीज आप ये भी कंसीडर कर लें, ये भी जान लें कि वो मासलेस तब होता है जब उसकी स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर हो, वो ट्रेवल कर रहा हो उस स्पीड से, अदरवाइज उसके पास मास होता है। सो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक बेसिक यूनिट है। कोई भी मैटर हो वो चार्ज से मिलकर बना होता है, लेकिन चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है। अब इसमें मैं एक इंप्रूवमेंट करूंगा। जरूरी नहीं है कि हर एक बॉडी चार्ज से मिलकर बना हुआ हो, लेकिन ये जरूरी है कि हर एक बॉडी मास से मिलकर के बना हुआ होगा, और वो चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होगा। मींस विदाउट चार्ज मास इज पॉसिबल, बट विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। मींस विदाउट चार्ज बॉडी इज पॉसिबल, बिना चार्ज का बॉडी हो सकता है, जिसे हम अनचार्ज्ड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है कि क्या किसी बॉडी के पास अगर एक प्लस चार्ज दे दिया जाए और दूसरा माइनस चार्ज दे दिया जाए, थोड़ा सा इतना तो आप जानते ही हैं, क्लास 10th थे, अभी हम इसे और डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे इसे। ये दो टाइप का चार्ज होता है, इनका इंटरेक्शन अट्रैक्टिव रिपल्सिव डिपेंड करता है इनके नेचर पे। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? नेट चार्ज हो जाएगा यहाँ पे 0। तो क्या इस बॉडी को अनचार्ज कहा जाएगा? नहीं, इस बॉडी को अनचार्ज नहीं कहा जाएगा। एक बॉडी जिसके पास 0 चार्ज है और एक बॉडी जो अनचार्ज है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक बॉडी जिसके पास 0 चार्ज है, आप इसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज लाकर दे दें या थोड़ा सा ज्यादा मैग्नीट्यूड का ले लें, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर देगा, जबकि इसे अट्रैक्ट कर लेगा, ये फिर से चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक अनचार्ज बॉडी के पास अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को लाएंगे तो वो भी चार्ज होगा, बट उसकी चार्ज होने की इंटेंसिटी काफी कम होगी। कहने का मतलब है कि एक न्यूट्रल बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी, दोनों दो चीजें हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है कि उसके अंदर चार्ज है, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव का अमाउंट सेम है। ठीक है, दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, जो कि कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे। इसलिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत बेसिक
चीज समझा जाता है ना। आपसे मास का डेफिनेशन नहीं पूछा जाता कभी। सिमिलरली चार्ज का डेफिनेशन आपसे किसी पेपर में नहीं पूछा जाता, बट एक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम जिस चार्ज की बात कर रहे हैं उसका क्या रिलेशन है किसके साथ। हम मेनली प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो आपसे ना केवल आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा, आपके कंपटीशन पेपर में भी पूछा जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से क्वेश्चंस। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कुछ चीजें पहले से ही हमें पता है, और वो क्या क्या पता है कि चार्ज दो टाइप का होता है। चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन? पॉजिटिव चार्ज, आप इसे सिंबल में चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आगे से, एंड निगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है क्या? नेचुरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल, वन विच है पॉजिटिव चार्ज, अदर विच है निगेटिव चार्ज। मैंने नेचुरली बोला है, आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा सकता है। किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया जा सकता है, किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज किया जा सकता है। नेचुरली जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, एक प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम का, और ये कहलाता है पॉजिटिव चार्ज। एक प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है, अमाउंट उसका सेम होता है, मैग्नीट्यूड उसका सेम होता है, बस इसका नेचर अलग होता है। ये निगेटिव होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। कहने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज है जो एक प्रोटॉन के पास होता है, निगेटिव चार्ज वो चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये प्लस 1.6 is always equal to minus 1.6 in magnitude, at least in physics. This is not mathematics, this is not number system कि minus 1.6 ठीक है कर्ज में चले गए, माइनस का मतलब हो गया डेप्थ में चले गया। नो, प्लस 1.6 और माइनस 1.6 दोनों एक ही चीज है, बस नेचर इनका अपोजिट है। अगर प्लस 1.6 किसी पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा तो माइनस 1.6 उसी पार्टिकल को उसी इंटेंसिटी से, आई मीन उसी फोर्स से, उसी एक्सेलरेशन से उस पार्टिकल को रिपेल करेगा। अगर प्लस अट्रैक्ट माइनस रिपेल, एंड एवरीथिंग विल बी सेम, ओनली नेचर विल बी अपोजिट। डन। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के मैग्नीट्यूड में बराबर होता है। एक और पार्टिकल का नाम आपने सुना होगा न्यूट्रॉन, इस फिलहाल कोई काम का चीज नहीं है, वो एक न्यूट्रल बॉडी है। करेक्ट। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कि चार्ज दो टाइप का होता है ना। मैं इसी में ऐड कर देता हूं कि सिमिलर चार्ज repel each other, similar charge repel each other while opposite charge attract each other। कंसीडर करते हैं कि यहां पे दो चार्ज है, ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। अब ये दो चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू, क्यू चार्ज का सिंबल है, क्यू सिंबल है चार्ज का, जो थ्रू आउट फिजिक्स हम यूज करने वाले हैं। ये बहुत बेसिक चीज है, इसलिए मैंने इस पर डिस्कस नहीं किया। क्लास 10th में ऑलरेडी आप इन चीजों को पढ़ चुके हैं, और आप जेईई मेन और एडवांस और नीट जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसे माइंड नहीं करेंगे, है ना, कि बेसिक चीजें बताकर उसमें टाइम कंज्यूम किया जाए। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप चीजों को अगर रिपीट करते हैं बार बार जो आप फर्स्ट टाइम से ही जानते हैं, तो आपका एनर्जी भी लॉस होता है। सो हमें उन चीजों पर फोकस करनी चाहिए जो या तो आपके लिए नया है या ज्यादा कंसेप्चुअल है ना। सो सिंबल ऑफ चार्ज आप क्यू ले लें या कैपिटल क्यू ले लें, दोनों से दिखाया जाता है। इसका यूनिट
जनरली कूलम्ब होता है, सी इसका सिंबल है कूलम्ब का, लेकिन कूलम्ब एक बहुत बड़ा यूनिट है तो हम छोटे छोटे यूनिट से लेते हैं, लाइक मिली कूलम्ब, और एक मिली कूलम्ब में 10 का पावर -3 कूलम्ब होता है। माइक्रो कूलम्ब, एक माइक्रो कूलम्ब में 10 का पावर -6 कूलम्ब होता है। नैनो कूलम्ब 10 का पावर -9 कूलम्ब होता है। चूंकि आप क्लास 12th में फर्स्ट टाइम इन क्वांटिटीज को देख रहे हैं, ये माइक्रो ऐसे लिखा जाता है, इसे पढ़ा जाता है माइक्रो, और माइक्रो का मीनिंग होता है 10 का पावर 6, चाहे ये कुछ भी हो, ठीक है। सो ये यूनिट्स यूज किए जाएंगे, है ना। इसका डायमेंशन भी आप फाइंड कर सकते हैं Q = IT के फॉर्मूला से। डायमेंशन इसका हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमेशा हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और फॉर्मूला होता है I × T, I का होता है A और T का होता है P। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। डायमेंशन का स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, खास करके 12वीं का बोर्ड हो, आपका कोई भी बोर्ड हो चाहे, अगर आपसे पूछा जाए किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन तो आप उसे स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपने मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है। विद टाइम मैं ये क्लियर करूंगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला और मैथमेटिकल फॉर्मूला में डिफरेंस क्या होता है। फिलहाल इतना आप याद रखें कि डायमेंशनल फॉर्मूला में डिजिट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल, मान लो एक फॉर्मूला है S = UT + ½ AT², तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अगर इसे डायमेंशनली प्रूव किया जाएगा तो ये केवल इतना आएगा, UT + AT², हाफ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। मींस डायमेंशनल फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूला से अलग होता है, हाउएवर क्वांटिटी के साथ वो करेक्ट रिलेशन दिखाता है। फिलहाल हम समझ रहे थे कि दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपील करेंगे, जैसे ये +Q है यहाँ पर कहीं स्पेस में, ये भी +Q है, तो ये +Q इस +Q को क्या करेगा, ये +Q जो मैंने पॉइंट B पर लिया हुआ है, ये B वाला A वाले पर फोर्स लगाएगा, इसे रिपेल करेगा, यानी ऐसे लगाएगा, रिपेल करेगा, अपने से दूर भगाएगा। यानी फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को आप एरो से दिखाते हैं, एरो डायरेक्शन बताता है उस वेक्टर का, जिधर वो मूव कर सकता है। सो ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स का नाम मैं FBA लिख देता हूं, इसका पढ़ा जाएगा आपके बाद कि फोर्स ऑन A ड्यू टू B, FBA। सिमिलरली +Q, इस +Q को क्या करेगा, ये भी इसे रिपेल करेगा, ऐसे। इस फोर्स को ऑब्वियसली क्या कहा जाएगा, AB कहा जाएगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। अगर इन दोनों फोर्सेस को आप एक लाइन में दिखाना चाहते हैं तो आप कहेंगे एक फोर्स इधर लगेगा, दूसरा फोर्स इधर लगेगा, यानी दोनों के बीच में कितने का एंगल होगा, 180 का एंगल होगा। अगर दोनों फोर्स बराबर है आप एक दूसरे के, जो कि होगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा वेक्टर फॉर्मूला यूज करके, है ना। फिलहाल उतना डिटेल में फिलहाल नहीं जाते हैं, चार्ज का प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, और चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कशन में इतना समझना है कि सिमिलर चार्ज रिपेल कैसे करता है और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कैसे करता है। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं जिसमें अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। अब ये एक तो +Q है, दूसरा यहाँ -Q हो गया, तो +Q और -Q एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एज पर देयर नेचर, एज पर कूलम्ब्स लॉ, एज पर एक्सपेरिमेंट, एंड दैट इज अ फैक्ट। फिर से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो A जो B पर लगाएगा, इस फोर्स को हमने क्या कहा है, AB। अब इस बार ये ऐसे नहीं लगाएगा, रिपेल नहीं करेगा, ये क्या करेगा, +Q -Q को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करने के लिए ये फोर्स अपनी तरफ लगाएगा, पुल करेगा अपनी तरफ, यानी ये होगा डायरेक्शन FAB का। सिमिलरली -Q +Q को क्या करेगा, ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी तरफ ऐसे फोर्स लगाएगा, ये होगा FBA। दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे, है ना। सो ये था अट्रैक्शन और रिपल्सन और प्रॉपर्टी नंबर 1। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 1 था कि चार्ज दो टाइप का होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है, जो आप दूसरे क्वांटिटी के साथ बहुत अर्लियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, और उसका नाम है कंजर्वेशन। जैसे आपने पढ़ा है कि मास कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, अब है कि चार्ज भी कंजर्व होता है। चार्ज इज कंजर्व मींस दे कैन बी
transferred but cannot be created or destroyed। अब ये जो टर्म है ना कंजर्व, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। सिंपल हम ये तो पढ़ देते हैं कि ये कंजर्व है, बट सवाल है कि कैसे कंजर्व है। फॉर एग्जांपल एनर्जी कंजर्व है, मास कंजर्व है। मैं बोल रहा हूं मेरी एनर्जी का तो लॉस हो रहा है, कहां एनर्जी कंजर्व है, मेरा एनर्जी तो लॉस हो रहा है। एक्चुअली जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं सराउंडिंग में जा रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए ये कंजर्वेशन टर्म ऑलवेज यूनिवर्स के लिए सही है, या तो यूनिवर्स के लिए सही है या आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सही है। ऐसा सिस्टम हो जो आइसोलेटेड हो, जिसको बाकी किसी से मतलब ही नहीं हो, तब उसके सारे क्वांटिटीज कंजर्व होंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि हम जब कभी किसी क्वांटिटी को कंजर्व करते हैं, हमारा ये दो मतलब होता है कि या तो वो आइसोलेटेड हो, जो पॉसिबल नहीं है, कोई किसी से आइसोलेटेड नहीं है, कहीं ना कहीं कनेक्शन है ही उसका। दूसरा कि वो यूनिवर्स की बात कर रहा है, कि ओवरऑल यूनिवर्स का वो क्वांटिटी कंजर्व है। तो जब हम यहाँ चार्ज की बात करते हैं तो हमारा मतलब यूनिवर्स से होता है या आइसोलेटेड से होता है। चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, मींस स्पेस में जाकर के, वैक्यूम में जाकर के एक स्पेस ट्रेवलर जो है वो वहां जाके चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता, ना ही वहां वाले चार्ज को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो ट्रांसफर कर सकता है। वो एक सेटअप लगाएगा जिससे वो उस चार्ज को अर्थ पिला सकता है, अर्थ से चार्ज को ले जा सकता है, लेकिन वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहता है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये जो कंसेप्ट आया है क्वांटाइज्ड का, ये यहां से आया है ट्रांसफर से। हमने कहा कि कैन बी ट्रांसफर्ड, तो सवाल है कि क्या कुछ लिमिट है इस ट्रांसफर का, या कोई कितना भी ट्रांसफर कर सकता है, मिनिमम या मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम का तो कोई लिमिट कभी नहीं रहा है, लेकिन मिनिमम का लिमिट है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये मिनिमम ट्रांसफर से रिलेटेड है। इसका मतलब है, इसी में मैं मेंशन कर देता हूं कि दैट इज the minimum charge that can be transferred is fixed और लिमिटेड, मतलब इससे कम आप नहीं कर सकते। और वो दिया किससे जाता है, कौन से फॉर्मूला से दिया जाता है, ये देखें, गिवन बाय Q इक्वल्स टू NE। आप कहेंगे N क्या है और E क्या है, Q इक्वल टू NE, वेयर एज यूजुअल N हम नेचुरल नंबर के लिए लेते हैं, N का वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन। और E अभी अभी आपने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन के पास -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होता है। माइनस मैंने इस बार नहीं लिखा है, माइनस केवल नेचर बताता है, वो मैग्नीट्यूड नहीं बताता है कि 0 से कम हो गया माइनस, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो Q इक्वल टू NE, दिस इज द मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। इससे कम चार्ज आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि मिनिमम चार्ज नंबर में कितना ट्रांसफर किया जा सकता है। The minimum charge that can be transferred is Q minimum equals to N का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, यानी कितना हो गया ये 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। दिस इज द मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। इससे कम चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। दैट इज ट्रांसफर ऑफ 1.6 इंटू 10 टू पावर -20 कूलम
इज नॉट पॉसिबल, है ना। आइंस्टाइन फिर से आ जाए फिर भी नहीं कर सकते, कूलम्ब फिर से आ जाए वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज 10 to power minus 20 कूलम्ब इज लेस देन 10 to power minus 19 कूलम्ब, ठीक है। तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है ट्रांसफर करना। दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ कहता है कि चार्ज इज एडिटिव, एडिटिव का मतलब होता है कि सिंपली अलजेब्रिकली जोड़ दो 1 + 2 3। इसका एक मीनिंग ये हो गया कि दैट इज दे आर अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग नो डायरेक्शन, ठीक है। कहने का मतलब है कि मान लो स्पेस में यहाँ पर q चार्ज है, यहाँ पर -2q है, यहाँ पर 4q है, यहाँ पर -10q है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स पर ये आ गया नॉर्थ अमेरिका, यहाँ आ गया ये ब्रिटेन, ब्रिटेन में यहाँ पर पॉइंट बी पर इतना चार्ज है, इधर साउथ अमेरिका में ब्राजील में 4q चार्ज है, इधर कहीं अफ्रीका में पॉइंट डी पर -10q चार्ज है। तो हमसे पूछा गया कि भाई दुनिया में कितना चार्ज है टोटल, इस वाली दुनिया में, तो हम कहेंगे कि इसमें जो टोटल चार्ज है q नेट वो इतना है। जोड़ दो सबको, q प्लस -2q, टेक्निक देखना प्लस कर रहे हैं लेकिन -2q है और चार्ज एडिटिव होता है तो माइनस को ऐड करेंगे, प्लस 4q प्लस -10q, टोटल कितना हो गया जी, -2q -10q -12q, उसमें से 5q हटा दो, -7q, नेट चार्ज यहाँ पर -7q है, यानी ये चार्ज की बजाय एक चार्ज -7q इनके इक्विवेलेंट होगा। ये काम कहाँ आएगा ये देखो, क्यू नेट का कंसेप्ट कहाँ काम आएगा ये देखो, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, जो कि एक कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है फ्लक्स, फ्लो का इसका मतलब होता है, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो क्यू नेट की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। ऑलवेज वी टॉक अबाउट नेट चार्ज, और नेट चार्ज का मतलब होता है किसी सिस्टम का कि जितने भी चार्ज हैं सबको ऐड कर दो, ठीक है। सो दीज वे आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज, आप 3-4 मेंशन कर दे बहुत है, और ये बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थे, बाकी तो आप उसमें आगे बढ़ते रहे चार्ज के बारे में, इसको जितना ओपन करोगे ओपन होता जाएगा, बट ये हमारे काम की चीज थी एकेडमिकली। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब है कि दो चार्ज जब आएगा इंटरेक्ट करेगा, दो चार्ज इंटरेक्ट का मतलब क्या है कि दो चार्ज यहाँ पर है, एक प्लस क्यू एक प्लस 2q, या एक माइनस क्यू और एक प्लस 10q। तो इन दोनों के बीच में अगर एक सर्टेन डिस्टेंस हो तो फिर क्या होगा, एक्चुअली इसे कहा जाता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन दो टाइप का होता है, या तो रिपल्सन, यहां इंटरेक्शन से मतलब हमारा है अप्लाइड फोर्स, या तो रिपल्सन का होगा या फिर अट्रैक्शन का होगा, और मास और चार्ज में यही अंतर है, मास हमेशा अट्रैक्ट करता है। याद करो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ, F = G m1m2/r²। सिमिलरली अभी हम एक रूल देखेंगे, ये ग्रेविटेशन का था, मैं G लिख देता हूं। अभी हम रूल देखेंगे जो इलेक्ट्रिक के लिए होगा, पैटर्न सेम रहेगा, G की जगह एक टर्म लिखेंगे K, m1m2 की जगह लिखेंगे Q1 Q2, R की जगह लिखेंगे r²। वहां मास पॉइंट मास होता था चाहे अर्थ ही क्यों ना हो, यहाँ चार्ज पॉइंट चार्ज हुआ करेगा चाहे पूरा यूनिवर्स ही चार्ज बॉडी क्यों ना हो। हम इस पॉइंट मास को भी, पॉइंट चार्ज को भी समझेंगे कि क्या इसका कंसेप्ट है। G वहां पे यूनिवर्सल कांस्टेंट था, K यहाँ पर यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, R दो मास के बीच का सेपरेशन है, यहाँ R दो चार्ज के बीच का सेपरेशन है। मैंने बस ये फॉर्मूला आपको याद इसलिए दिलाया है कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर आता है तो आप ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, खुद को भी किसी और को भी, उसके न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। पैटर्न बहुत हद तक सिमिलर है और चीजें भी वैसे ही चलती है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। सो
जो अपना अटेंशन है, अटेंशन पॉइंट है, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, बस इतना जान लें कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है जब चार्ज नॉन सिमिलर हो, या रिपल्सन का भी हो सकता है जब चार्ज सिमिलर हो, या तो दोनों निगेटिव हो। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम डिराइव बाय एक्सपेरिमेंट जो कूलम्ब ने किया था उससे समझेंगे। फिलहाल पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट हम देखते हैं कि चार्ज और पॉइंट चार्ज क्या है। देखो, जब हम सिंपली चार्ज करते हैं तो हम इसके डायमेंशन की बात नहीं करते हैं। जैसे एक बॉडी है, कोई, मैं खुद एक बॉडी हूं, है ना, मैं भी एक चार्ज बॉडी हूं। चार्ज बॉडी इसलिए हूं क्योंकि अगर मैं 100 करंट का लाइव वायर में कैच करूं, यू नो व्हाट विल हैपन। सो आई एम अ चार्ज बॉडी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट पॉइंट चार्ज, तो हमारा मतलब होता है कि उस चार्ज बॉडी का डायमेंशन इतना कम है कि उसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस आइदर द चार्ज विल ट्रेवल और बिटवीन टू चार्ज। मींस कंसीडर करो, मेरे पास एक बड़ा सा स्फीयर है और इसके पास कुछ चार्ज है प्लस क्यू। मेरे पास एक टेढ़ा मेढ़ा सा पैकेट है और इसमें भी चार्ज है प्लस 2q। अब सपोज इसका सेंटर मैं यहां डिफाइन कर देता हूं, इसका सेंटर मैं यहां डिफाइन कर देता हूं, और इनके बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 1 सेंटीमीटर अगर इनके खुद के डायमेंशन से, इनका खुद का डायमेंशन मान लो 1 माइक्रोमीटर हो, है ना, मैं ओवरऑल डायमीटर की बात, ये सरकमफेरेंस की बात कर रहा हूं, और इसका भी डायमेंशन 1 माइक्रोमीटर हो, दोनों बराबर बराबर हो, यानी 10 का पावर -6 मीटर हो, और ये भी 10 का पावर -6 मीटर हो। जबकि ये हमने लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 10 सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक है, इसे या 1 मीटर कर देते हैं। 1 मीटर का मतलब हो जाता है 100 मीटर, यानी 10 का पावर 2 मीटर। एंड यू कैन सी कि 10 का पावर 2 मीटर इज नॉट ओनली ग्रेटर, मच ग्रेटर देन 10 टू पावर -6। तो जब कभी ऐसा केस होगा तो ये पॉइंट चार्ज कहलाएंगे, ये पॉइंट चार्ज कहलाएंगे। और इन जनरल ऐसा ही केस होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रेंथ में ज्यादा होता है। कहने का मतलब है कि अगर दो बॉडी, एक बॉडी ए है, इसके पास मास m1 है, चार्ज q1 है, और इसके पास b के पास मास m2 है और चार्ज q2 है, तो दोनों फोर्स काम करेगा, Fg भी काम करेगा, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, एज वेल एज Fe भी काम करेगा, K q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, एक्चुअल में कौन काम करेगा? क्या दोनों काम करेगा? काम तो दोनों करेगा, लेकिन डिक्टेट कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा इसके मोशन को या म्यूचुअल इंटरेक्शन को? वो करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। जनरली पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में 3 फोर्स हैं, वैसे उन 3 को हम 4 में डिवाइड कर सकते हैं। मेरा मतलब है न्यूक्लियर को हम स्ट्रॉन्ग और वीक कहते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, और सबसे कमजोर ग्रेविटी होता है। इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप देख सकते हैं कि मैं इस पेन को ग्रेविटी के अगेंस्ट बिना कोई बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए उठा सकता हूं। देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट, है ना। बट इस पेन को मैं न्यूक्लियस में डिवाइड नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाना पड़ेगा न्यूक्लियस साइज में लाने के लिए इसे। सो सबसे कमजोर, सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल, और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी दो बॉडी जिसके पास मास और चार्ज दोनों है, चार्ज का फोर्स डिक्टेट करेगा उनके रिलेशनशिप को, राइट। सो वी वेयर टू अंडरस्टैंड द पॉइंट चार्ज, कि पॉइंट चार्ज होता क्या है। तो पॉइंट चार्ज वो चार्ज होता है जिसका खुद का डायमेंशन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो। तो यहां मैं लिख देता हूं, चार्ज having negligible dimension when compared to separation
बिटवीन देम। और एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी ऑफ पॉइंट चार्ज है। जब तक नहीं कहा जाए अलग से, हम पॉइंट चार्ज समझेंगे किसी भी चार्ज को। एंड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, कैसे? ये कूलम्ब्स लॉ जब हम समझेंगे तो समझ लेंगे। सो वी विल नॉट टॉक अबाउट चार्ज बट वी विल टॉक अबाउट पॉइंट चार्ज। तो अब के बाद जब भी चार्ज की बात होगी आप समझेंगे कि पॉइंट चार्ज की बात हो रही है। डन। नाउ वी कम्स टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? यानी इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज। कूलम्ब्स लॉ एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड लॉ है। जिसे डिराइव करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर टू सेटिस्फाई योर फिजिक्स ईगो, आप इसे गॉस लॉ से डिराइव कर सकते हैं। आपको लगे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ऐसे कैसे डिराइव नहीं कर सकते, कर लो भाई, गॉस लॉ से कर लेंगे डिराइव। बट जरूरत नहीं है क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड लॉ है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड लॉ है। ठीक है, जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, इसमें आपके मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। या ये कैसे आया, आपके सलाह की जरूरत इनफैक्ट कहें अगर लिटरली तो कूलम्ब को नहीं है। कूलम्ब ने जो कर दिया कर दिया, ये लॉ है और लॉ को आप ब्रेक नहीं कर सकते, लॉ को मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो ये कहता क्या है, ये देखो, ये कहता है कि कंसीडर करो फ्री स्पेस। स्पेस 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल है ना, जनरली 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस होता है ना, 3 डायमेंशन जिसका हो। बोर्ड पे 3 डायमेंशन तो दिखा नहीं सकते, तो उस स्पेस को हम 2 डायमेंशन में दिखाते हैं। लेकिन आप ये ना समझें कि ये प्लेन है, ये स्पेस है। तो कंसीडर करते हैं कि 2 चार्ज पार्टिकल किसी पॉइंट A पर, एक चार्ज है Q1 और किसी दूसरे पॉइंट B पर जो कि एक ही लाइन में नहीं है, चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी जो मिनिमम डिस्टेंस है, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, वो समथिंग r है। ठीक है, ये किसी स्पेस में है ऐसा। और जब स्पेस की बात करते हैं तो आप जनरली ये समझते हैं कि वहां एयर भी नहीं हो, हालांकि यहां पर एयर अलाउड है इन स्पेस। इस स्पेस में अगर एयर आ भी जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो आगे हम समझेंगे, एक टर्म है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका वैल्यू 1 होता है एयर के लिए भी और फ्री स्पेस के लिए भी। ठीक है, हाँ, या इस स्पेस में कोई और चार्ज नहीं है, मतलब यही दोनों है बस। तो कूलम्ब्स कहता है कि ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ये तो डिपेंड किस पर करता है, इनके नेचर पर, जो हमने इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा था। फिलहाल यहाँ क्या होगा, रिपल्सन होगा। Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा। ये रिपल्सन और अट्रैक्शन बहुत छोटी सी चीज है। अगर सेम चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। बट न्यूटन्स लॉ, जो थर्ड लॉ उसका है, वो कहता है कि दोनों चाहे रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, फोर्स अगर 2 लग रहा है तो वो आपस में इक्वल और अपोजिट होगा। मींस अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, समथिंग F1 2, यानी फोर्स ड्यू टू 1 on 2, तो 2 भी 1 पर फोर्स लगाएगा, लेट अस से F21। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आई मीन न्यूटन की बात कर रहा हूं मैं, वो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात नहीं, लॉ लिखा है मैंने, इक्वेशन नहीं लिखा है, माइंड इट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि F21 will be equal and opposite to 1 2। और जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब केवल नेचर होता है, कम या ज्यादा नहीं होता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये कॉमन फोर्स F के इक्वल होगा। ठीक है, फिर से समझो, कभी कभी चीजें क्या होती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है सिंबल के चक्कर में। मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं। 2 चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2। Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, रिपल्सन का, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। अब मैंने सिंबल लिया, इसे मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी जब हम इसके वेक्टर फॉर्म में से हम लिखेंगे।
एक्सप्रेस करेंगे कूलम्स लॉ को, तो डिटेल में हम देखेंगे कि F21 का क्या मतलब है, वहां मैं लिख भी दूंगा। फिलहाल आप इसे सुन लो। F21 डायरेक्शन से पता चल रहा है कि 1 पर जो 2 फोर्स लगाएगा उसे मैंने F21 कहा, सिमिलरली 2 पर जो 1 फोर्स लगाएगा उसे मैंने F12 कहा। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि फिजिक्स में जितने भी फोर्स हो, फिजिक्स ही क्यों, यूनिवर्स में जितने भी फोर्स हैं वो हमेशा आते हैं पेयर में, फोर्स कभी अकेले नहीं आता। अगर मैं इस बोर्ड को पुश करूं तो बोर्ड ने भी मुझे पुश किया होगा। ठीक है, फोर्स कभी अकेले नहीं आता। अगर मैं ऐसे स्ट्रेट खड़ा हूं तो इसके पीछे रीजन केवल फ्रिक्शन नहीं है, ग्रेविटी भी है। अगर ग्रेविटी ना हो तो मैं फिर और नीचे 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 या तैरता रहूंगा, फिर है ना, स्विम करता रहूंगा एयर में। फिलहाल थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि दो फोर्स हमेशा इक्वल और अपोजिट होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो इसके मैग्नीट्यूड को मैंने F कर दिया। अब यहां से कूलम्ब्स लॉ आ जाता है। कूलम्ब कहता है कि फोर्स बिटवीन फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी ध्यान देने की बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू point charge so in the last lecture we have studied about charge in detail and intro of Coulomb's law. Now we will start from Coulomb's law in detail. So it was like F is directly proportional to product of the charge and F is inversely proportional to a square of separation of the charge, provided charges are in free space. Point charge Q1 and Q2 are in free space. With the help of diagram, we can understand that Q1 is at some point A and Q2 is at some point B, and the separation between A and B, that is Q1 and Q2, is R, and they are in free space. When we say free space in electrostatics, it is different than the normal talking of a space. That is, here even if there is air, there is no effect on the electrostatic properties of a space, जबकि ग्रेविटेशन में क्या होता है कि एयर को भी नेग्लेक्ट करते हैं, अदरवाइज उसका रेसिस्टेंस बॉडी के ग्रेविटी पर काम करेगा। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स दिस इज द इफ कंबाइन, अगर आप इसे कंबाइन कर दें तो हमें मिलने वाला है कि F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, which becomes एक कांस्टेंट आ जाता है एज यूजुअल, और उस कांस्टेंट को हम कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। K से लिखा जाता है इसे K Q1 Q2 upon R square, where on the behalf of experiment K का वैल्यू एज पर कूलम्ब 9 × 10 का पावर 9। यहाँ पर एक छोटा सा मिनी क्वेश्चन मैं तैयार करता हूँ जो नीट और जेईई में अक्सर पूछा जाता है। कूलम्ब कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? यूनिट मैंने अभी यहाँ छोड़ रखा है। देखो यूनिट एट ए टाइम कैसे डिराइव किया जा सकता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है कि F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो यहाँ आप सबके यूनिट पुट कर दो जो मालूम है आपको, और K का मिल जाएगा। K को आप लिख सकते थे Fr² अपॉन Q1 × Q2। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। R का मीटर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, अपॉन कूलम्ब × कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर।
that is Newton meter square per coulomb square. So this is the unit, Newton मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. इसे आप रट नहीं सकते क्योंकि ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट मिलेंगे, बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, बट वी कैन डिराइव एट द टाइम कि किसी भी क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा. सो k इज 9 × 10 का पावर 9. इवन इसे भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो उसमें ये दिया रहेगा, बट यू आर सपोज्ड कि 2-4 न्यूमेरिकल करने के बाद ये वैल्यू आपको याद हो जाए, है ना. k को जिस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे कूलम ने डिराइव किया था इतना वैल्यू, उसमें एक टर्म है जिसका नाम है परमिटिविटी. क्या नाम है इसका? परमिटिविटी. और इसके लिए एक ग्रीक सिंबल है. आपको पता ही है कि अल्फाबेट बहुत ज्यादा बिजी है. लाइक कुछ क्वांटिटीज को तो हम इतना बार यूज करते हैं, जैसे x है. अब x को कभी डिस्टेंस मान लेते हैं, जो भी अननोन रहे उसे x कह लेते हैं. आप कहेंगे कि सारे क्या बीजी हैं? बिल्कुल. A से शुरू कर लो. A फॉर एक्सेलरेशन, B सम कांस्टेंट, C कूलम का यूनिट, D डिस्टेंस एंड सो ऑन. कोई भी फ्री नहीं है. तो क्या किया जाता है कि ग्रीक लेटर्स को यूज किया जाता है. यहाँ पे ये ग्रीक लेटर एप्सिलॉन है, इसे कहा जाता है परमिटिविटी. एक्चुअली कूलम्स लॉ फ्री स्पेस के लिए वैलिड है. इनफैक्ट वैलिड इन द सेंस इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में कूलम्स लॉ को हम फ्री स्पेस के लिए पढ़ने वाले हैं. अगर कोई न्यूमेरिकल या कोई ऐसा केस आता है जिसमें फ्री स्पेस की बजाय वाटर या कोई और मीडियम होगा तो उसके लिए हम इसे मॉडिफाई कर देंगे. इन जनरल एप्सिलॉन को परमिटिविटी कहा जाता है और एप्सिलॉन नॉट को इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ा करेंगे, इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है ये देख लेते हैं. एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम के. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम which defines the strength of that medium in terms of electric field lines. बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए, है ना. फिलहाल इस पॉइंट पे इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये जो परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन, ये प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम का. जैसे ये G होता था, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का होता है. सिमिलरली म्यू आप लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ऑप्टिकल मीडियम का होता है. वैसे ही ये प्रॉपर्टी है. जब डिटेल की जरूरत पड़ेगी कैपेसिटर चैप्टर में तो वहां इसे डिटेल में स्टडी करेंगे. फिलहाल वापस लौटते हैं कि इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा. और याद करो कि मैंने कहा था कि एप्सिलॉन नहीं, हम एप्सिलॉन नॉट में इंटरेस्टेड है. तो ये किसका परमिटिविटी होगा? जब यहाँ पे 0 लग गया है तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है. और इसकी जो वैल्यू एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे आती है वो आता है 8.85 × 10 का पावर -12. ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है. और यूनिवर्सल कांस्टेंट जितने भी हैं ये आपके बुकलेट में यानी क्वेश्चन पेपर में सबसे फ्रंट पेज पे दिए हुए होंगे, तो आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है. हाँ, नीट और जेईई का फेवरेट क्वेश्चन क्या बनता है कि आपसे पूछेगा कि परमिटिविटी का यूनिट क्या है. So we will ask the unit of epsilon now. और जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्वांटिटी कोई भी हो, अगर आपने यूनिट और डायमेंशन फाइंड करना है तो वेरी सिंपल, आपको फॉर्मूला बस पता हो. अब आप देखेंगे फॉर्मूला क्या था अपने पास कि k इक्वल्स टू, एक्चुअली अभी ये फॉर्मूला हमने नहीं लिखा था तो मैं बता देता हूँ आपको कि k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है. अगर इस k का वैल्यू f में पुट करेंगे आप तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. अब हमें क्या चाहिए? हमें एप्सिलॉन नॉट चाहिए. तो
एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, Q1 Q2 अपॉन F इनफैक्ट 4 पाई F R स्क्वायर, सबका यूनिट पुट कर देते हैं। Q1 Q2 क्या हो जाएगा, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, 4 पाई नंबर है कोई यूनिट नहीं होगा, अपॉन में फोर्स है यानी ऊपर आएगा तो पर न्यूटन हो जाएगा, आर स्क्वायर मीटर होता है, आर का ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द यूनिट, बहुत सिंपल होता है यूनिट लिखना, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। मैं फिर से कहता हूँ आपको, बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, इसे रटने की जरूरत नहीं है ना, ये कांस्टेंट दिया रहेगा और 2-4 बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद अपने आप ये चीजें आपको याद हो जाएगी। तो न्यूटन्स लॉ पे फिर से वापस आते हैं, सॉरी कूलम्स लॉ पे फिर से वापस आते हैं और देखते हैं कि कूलम्स लॉ एक्सटेंडेड फॉर्म में क्या करता है। अपने कंप्लीट फॉर्म में क्या करता है, F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, दिस इज कूलम्स लॉ। नाउ फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा इसे, इन वेक्टर फॉर्म F एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है एरो लगाकर, इक्वल्स टू Q1 Q2 तो वेक्टर है नहीं, तो ये जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ वेक्टर केवल R हो सकता है, तो आप याद करें कि हम यूनिट वेक्टर का हेल्प लिया करते थे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर R है, या इसे और अगर एक्सटेंड कर दें तो आप इसे लिखेंगे कि Q1 Q2 और यहाँ रहेगा कितना, R स्क्वायर। तो भाई यूनिट वेक्टर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है यूनिट। तो ऐसा तो हम मान ही सकते हैं कि यहाँ 1 मल्टीप्लाइड था, 1 के बदले हमने यूनिट वेक्टर R लिख दिया, तो ये हो गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R यूनिट वेक्टर की जगह वेक्टर पुट कर देते हैं तो ये हो गया वेक्टर R और यहाँ हो जाएगा R3। दिस इज न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसे एक्चुअली हम डिटेल में डिराइव भी करने वाले हैं, है ना, इस एक्सप्रेशन को हम डिराइव करने वाले हैं। ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलम्स लॉ को, न्यूटन्स लॉ नहीं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, करेक्ट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, न्यूमेरिकल जो भी सॉल्व होंगे वो कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा, बट डेरिवेशन ही अलग से पूछा जाता है बोर्ड के स्टूडेंट से कि कूलम्स लॉ को डिराइव करके दिखाओ वेक्टर फॉर्म, है ना। तो थोड़ा सा हमें वेक्टर का नॉलेज यहाँ होना चाहिए और वो ये होना चाहिए कि अगर 3 वेक्टर एक दूसरे तीसरे से कनेक्टेड हों तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है और यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है। सो कंसीडर करते हैं, कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज इन फ्री स्पेस एज शोन। अब यहाँ एज शोन में क्या क्या है कि ये अपना एक 3 डायमेंशनल स्पेस है और बोर्ड पे मैं उसे केवल 2 डायमेंशन में ही दिखा सकता हूँ, बट ये स्पेस है, ये प्लेन नहीं है, ठीक है। ये ओरिजिन है इस स्पेस का, कोई पॉइंट है फिक्स पॉइंट, एंड लेट अस से कि एक जो चार्ज पार्टिकल है वो समथिंग r1 डिस्टेंस पर है यहाँ पर, और ये पोजीशन है लेट अस से पॉइंट A है और यहाँ पर चार्ज है Q1। सिमिलरली दूसरा पॉइंट है B और यहाँ पर चार्ज है Q2 और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से पोजीशन है ये है R2, ठीक है। ये वेक्टर R1 था और वो वेक्टर R2 है। तो इस चीज़ को भी समझा देंगे। एज शोन का मतलब हुआ कि हमने डायग्राम में दिखा दिया कि ये जी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और z एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर है जो कि अंडरस्टूड है,
और ओरिजिन से दोनों का पोजीशन R1 और R2 है। तो इस R1 R2 को भी लिख देंगे कि गिवन R1 एंड R2 आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ गिवन पॉइंट चार्ज फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो अपना जो फाइनल आंसर होगा वो R1 और R2 के टर्म में होगा। ठीक है, अब इंटरेक्शन करेगा कौन, Q1 और Q2, उनका पोजीशन दिया हुआ है कहां से, ओरिजिन से। ठीक है, तो लेट अस से कि A से B और B से A दोनों का लाइन का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं ये, तो लेट अस से कि इसे मैं कह लेता हूं, यानी मैं 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं, तो इसे मैं कह लेता हूं 1 2। लेट अस से दिस इज वेक्टर 1 2। सिमिलरली अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं, यानी Q2 से Q1 की तरफ आ रहा है ऐसे, तो इसे कह लेंगे वेक्टर R2 1। ठीक है, आप देखिए डायग्राम से, फ्रॉम डायग्राम फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 विथ सेपरेशन, कोई एक सेपरेशन ले लेते हैं, या तो R12 या R21। फर्स्ट टाइम R12 ले लेते हैं। R12 इज गिवन बाय इस फोर्स को जो 1 2 के लिए लग रहा है, 1 से 2 की तरफ जाया जा रहा है, तो इस फोर्स को हम कह लेते हैं 1 2 ही। देखो ये पॉइंट B पर जो Q2 पर जो फोर्स लगाएगा, Q1 क्या करेगा, रिपेल करेगा उसे, तो ऐसे रिपेल करेगा, है ना, रिपल्सन होगा। इस फोर्स को मैं कह लेता हूं 1 2, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली 1 पर जो फोर्स लगाएगा उसे मैं कह लेता हूं F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो 1 2 किससे दिया जाएगा। अब यहां अगर मैं चाहूं तो इसे कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं, फिर बच्चे क्या करेंगे, फिजिक्स से नफरत करना शुरू कर देंगे। क्यों? अक्सर ये देखा जाता है कि इस वाले फोर्स को जो 2 पर 1 के कारण लग रहा है F21 कहा जाता है, और डिस्टेंस को 1 2 कहा जाता है। तो फोर्स 1 2, फोर्स 2 1 और डिस्टेंस 1 2। अब बच्चे कंफ्यूज घूमते रहते हैं। अगर हमें नाम ही रखना है तो हम सिंपल क्यों नहीं रखें, समझना ही तो है। इससे ना तो इसका मीनिंग बदल जाएगा ना वैल्यू बदल जाएगा, सेम चीज है। तो हमने सिंपल सिंपल रखा है कि लेटस से इस फोर्स को हम 1 2 कहा करेंगे और डिस्टेंस को भी R12 कहा करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ सिंपल जरूर हो जाता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इस 1 2 को 2 1 कर दें और वहां पे डिफाइन कर दें कि F12, जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा F12 को कि फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2। अब आपकी मर्जी है, आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी लगती है, आप कंफ्यूज रहना चाहते हैं, तो आप इसको उल्टा लिख दें कि भाई ये Q2 पर Q1 के कारण फोर्स है ना। बट मैं सिंपल रखूंगा। हम वहीं तक जाएंगे जहां तक किसी और मेथड से जा सकते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स बनाकर जा सकते हैं, बट कीप इट सिंपल। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमें इन चीजों में या मैथमेटिक्स में नहीं उलझना है ना। यही ब्यूटी है फिजिक्स की। सो F12 को क्या कहा जाएगा, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, K Q1 Q2, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अपॉन में आता है R²। अब R डिस्टेंस कौन सा है, 1 से 2 का डिस्टेंस कितना है, R12, तो ये हो गया R12 का स्क्वायर। क्या ये हो गया कूलम्ब्स लॉ? बिल्कुल नहीं जी, इधर वेक्टर है, इधर वेक्टर देना पड़ेगा। तो एक सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपके पास एक टर्म होता है जिसका नाम है यूनिट वेक्टर, और इस यूनिट वेक्टर को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि R एक यूनिट वेक्टर है, तो इसे ऐसे लिखा जाता है और इसका वैल्यू होता है 1। तो फॉर एग्जांपल मान लो F = 5 न्यूटन है हमारे पास, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो 5 न्यूटन में 1 तो मल्टीप्लाई किया हुआ समझ सकते थे ना। अब इस 1 को 1 न लिख करके मैं लिख दूंगा कि 5 न्यूटन यूनिट वेक्टर R समथिंग। ये R डायरेक्शन दिखाता है फोर्स का, कि फोर्स R के डायरेक्शन में है। ठीक है, सो यहां पर क्या है,
कि यूनिट वेक्टर को न केवल इसका वैल्यू 1 होता है बल्कि इसे ऐसे भी लिखा जाता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ये छोटा सा चीज आपको याद रखना है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका वैल्यू 1 मिलता है और उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यहां भी मैं यूनिट वेक्टर पुट कर देता हूं और इस यूनिट वेक्टर का नाम भी क्या होगा 1 2, यानी डायरेक्शन क्या होगा 1 से 2 की तरफ। देखो बहुत सिंपल सी चीज है ना, मैं बाकी चीजें अभी यहां से हटा देता हूं, केवल F12 और R12 को रहने देते हैं। देखो 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, फोर्स भी 1 से 2 की तरफ लग रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगा फोर्स से 1 से 2 की तरफ, तो 1 से 2 की तरफ वाले यूनिट वेक्टर को क्या कहा करेंगे 1 2, और इसका वैल्यू क्या होगा R12 वेक्टर फॉर्म में डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। करेक्ट है कि नहीं? सो यूनिट वेक्टर हम कहीं भी यूज कर सकते हैं क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाइड समझ सकते हैं। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में इनिशियली, अभी ये फाइनल फॉर्म नहीं है क्योंकि यूनिट वेक्टर को यहाँ चाहेगा तो r की जगह y यूज कर ले, x यूज कर ले, यानी उसकी अपनी मर्जी है। बट कूलम्ब्स लॉ को अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हम, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लाना है। सो देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। अपने पास है क्या F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ये तो कूलम्ब्स लॉ है, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर F इक्वल टू R12। ठीक है, अब मैं यहाँ पे उसकी बजाय जो यूनिट वेक्टर मैंने लास्ट स्लाइड में लिखा था इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ कि ये वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R12। अब ये जो R12 और ये R12 है कितना हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, यानी K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब, आई मीन R12 का क्यूब इनटू R12। दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बट नॉट फाइनल। अभी भी फाइनल क्यों नहीं है? याद करो आपको 1 2 और 2 1 के फॉर्म में नहीं दिया गया है, आपको ये दिया गया है कि ओरिजिन से एक चार्ज Q1 कितना डिस्टेंस पर है या कितना डिस्प्लेसमेंट पर है, R1 पर है, और दूसरा कितना पर है R2 पर है। तो आपको R1 और R2 के फॉर्म में लाना है, ना कि आपको R12 के फॉर्म में लाना है। ये Q2 है, जबकि हमने डिस्टेंस कौन सा लिया, हमने डिस्टेंस ये लिया हुआ है अभी क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जिस दो चार्ज के लिए अप्लाई होगा सेपरेशन भी तो उन्हीं के बीच का आएगा ना, तो इनके बीच का सेपरेशन क्या लिया था हमने R12, ये सेपरेशन लिया था। राइट, अब इस सेपरेशन को हमें R1 और R2 के टर्म में कन्वर्ट करना है, सो वी विल यूज सम वेक्टर। तो वंस अगेन फ्रॉम डायग्राम एंड वेक्टर एडिशन, इस डायग्राम में अगर मैं वेक्टर एडिशन के फॉर्मूला का अप्लाई करूं तो देखो रिजल्टेंट किसी भी तीन वेक्टर में वो होता है जो एक के हेड और दूसरे को टेल को मिला है। तो देखो अपने पास क्या है, अपने पास है कि ये एक वेक्टर है R1 R2, ये डायग्राम पिछले स्लाइड में बना हुआ है तो यहां इसकी जरूरत नहीं है। सिंपली मैं वेक्टर का रिजल्टेंट दिखा रहा हूं अब आपको, ये R2 है, ये R1 है और ये R12 है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि R1 इसके टेल को मिला रहा है और इसके भी टेल को मिला रहा है, तो ये तो रिजल्टेंट नहीं हो सकता। जो दोनों के टेल को मिला है वो तो रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। ये वेक्टर है R2, ये वेक्टर है R1 और ये वेक्टर है R12। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि वेक्टर रिजल्टेंट वो होता है जो एक के हेड और दूसरे को टेल को मिला है। तो क्लियरली R2 है, ये R2 जो दिख रहा है ये देखें आप, R2 R1 के टेल को मिला रहा है जबकि R12 के हेड को मिला रहा है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कौन हो गया R2, और रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, एडिशन का रिजल्टेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो R2 इक्वल्स टू R1 प्लस R12, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, हमें R12 चाहिए क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में हमें R12 पुट करना है। तो R12 क्या हो गया बच्चे, R12 हो गया जी R2 माइनस R1, ठीक है कि नहीं।
R2 माइनस R1, ठीक है, यही हम यहां पर पुट करने वाले हैं। सो पुट कर देते हैं। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, फ्रॉम डायग्राम एंड वेक्टर एडिशन वी हैव R12 वेक्टर R12 इक्वल्स टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। सो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन ये कितना हो जाएगा R12, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल क्यूब इनटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। डन। अब एक चीज और उसमें ऐड होता है कि प्रूफ करो कि कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ सबसे बड़ा लॉ है, चाहे फोर्स कोई भी हो, फोर्स हमेशा पेयर में आता है और म्यूचुअल अप्लाई होता है। अगर एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी एक पर लगाएगा, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, एक्शन वाले पॉइंट अलग अलग होंगे जहां वो काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसे प्रूव करना बहुत आसान है। इस बार आप क्या करें कि R12 के बजाय R21 ले लें, है ना, और R12 में मैं लिख देता हूं यहां पर सिमिलरली it can be proved that और derived कि ये कौन सा फोर्स था, ये फोर्स अपना F की बजाय कौन सा था, F12 था। जहां जहां भी F है ये कौन सा फोर्स है, F12 है, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा कि F12 अभी हमने डिराइव किया था, तो F21 इक्वल्स टू it can be proved that F21 equals to ये K तो वही रहेगा, Q1 Q2 वही रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 की जगह R1 माइनस R2 का होल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 हो जाएगा। इस पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इनका, ठीक है। ये हो गया F21। अब न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ कहता है कि ये दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे। एक बार इंप्रूव कर ले, जहां जहां F लिखा हुआ है वो एक्चुअली F12 है ना। हाँ यहाँ देखो सही है F12, ये सारे F12 है, ठीक है, डन। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। और न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि फोर्स हमेशा पेयर में आता है, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को प्रूव करते हैं, यानी हमें प्रूव करना है कि F12 इज इक्वल बट अपोजिट टू F21, ठीक है। ये F21 और F12 कौन सा है, हमने दो बार डायग्राम बनाया, दोनों में दिखाया है, फिर से मैं बना देता हूं। और डायग्राम बनाने से नहीं करना चाहिए हमें, इससे क्लियरेंस आता है। मे भी एक दो बार गलत हो तो हो, धीरे धीरे तो सीख जाएंगे। जिस दिन आपने थ्योरी के साथ डायग्राम समझाना शुरू कर दिया, आपका कंसेप्ट क्लियर है, सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा आपका। सो ये पॉइंट, ये था चार्ज Q2 और ये था चार्ज Q1, है ना, नॉट नेसेसरली कि स्ट्रेट लाइन में हो। और Q2 Q1 पर जो फोर्स लगा रहा है उसे हमने कहा दिया F21, और Q1 जो Q2 पर फोर्स लगा रहा है उसे हमने कहा दिया F12। Q1 से Q2 की तरफ जो डिस्टेंस जा रहा है इसे हमने कहा दिया R12, कीप इट सिंपल। Q2 से Q1 की तरफ जो डिस्टेंस आ रहा है उसे हमने कहा दिया R21, ठीक है। तो F12 और F21 क्लियर दिख रहा है कि इक्वल और अपोजिट होगा, है ना, बट हमें इसे प्रूव करना है, तो कर लेते हैं प्रूफ। देखो F12 को क्या लिखा जा सकता है, F12 को लिखा जा सकता है K Q1 Q2 अपॉन 12 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 का स्क्वायर इनटू कितना
r12 यूनिट वेक्टर, ठीक है कि नहीं। बट r12 यूनिट वेक्टर r21 के साथ कैसा होगा, अपोजिट रिलेशन होगा, दोनों का डायरेक्शन केवल अलग अलग होगा। देखो ये वेक्टर r12 है तो यूनिट वेक्टर भी तो इधर ही होगा ना r12, ठीक है कि नहीं, और ये r21 है तो इधर ही होगा यूनिट वेक्टर r21, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। तो यहां मैंने लिख दिया कि r12 r21 के अपोजिट होगा केवल डायरेक्शन में, एंड मैग्नीट्यूड में तो दोनों का वैल्यू सेम ही है, r12 इक्वल्स टू r21, ठीक है कि नहीं। चाहे आप Q1 से Q2 आओ या Q2 से Q1 जाओ, दोनों सेम चीज है। तो यहां पे हम 1 2 की बजाय 2 1 लिख सकते हैं। सो if 1 2 इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन r12 की जगह क्या पुट कर दें, यहाँ पे r21 पुट कर दें, r21 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या पुट कर दें, माइनस r21। अब देखो माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो क्या हो जाएगा वो, और f12 इक्वल्स टू माइनस k Q1 Q2 अपॉन r21 का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर r21। क्लियरली ये किसके इक्वल है, ये माइनस 2 f21 के इक्वल है, यानी क्या प्रूफ हो गया कि f12 इक्वल्स टू माइनस f21, दोनों डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है। दिस वाज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस और इसके एप्लीकेशंस को समझेंगे। कूलम्ब्स लॉ हमने पिछली क्लासेस में वेक्टर फॉर्म में और उस फॉर्म में समझा जिसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा सकता है ना। एक बार रिवीट कर लेते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप सिंपल फार्मूला लगाते हैं, f इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और वेक्टर से रिलेटेड चीज़ें सॉल्व करनी है तो आप इसे ऐसे लिखते हैं, f इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन आर क्यू इंटू वेक्टर r, ठीक है। ये दोनों कूलम्ब्स लॉ है, एक वेक्टर फॉर्म में और एक स्केलर फॉर्म में, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और एक थ्योरी समझाने के लिए। अब हम इसका लिमिटेशंस देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या है। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इट इज एप्लीकेबल और पॉइंट चार्ज होंगे। मीन्स अगर एक्सटेंडेड बॉडी हो तो उसके लिए अप्लाई करने में एरर मिलेगा हमें। अगर आप अप्लाई करके कुछ सॉल्व करेंगे तो एरर आएगा। कैसे, वो ये समझते हैं। मान लो ये एक्सटेंडेड बॉडी है, एक बॉडी है ए, इसके पास चार्ज है समथिंग Q1, दूसरा एक्सटेंडेड बॉडी है बी, इसके पास समथिंग चार्ज है Q2। Q1 और Q2 तक तो ठीक है, तो F कहेगा, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो F कहेगा कि K Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब r जो होता है वो पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस होता है। यहाँ पर इसका सेंटर सबसे पहले वेल डिफाइंड नहीं होगा इन दोनों का, तो अगर सेंटर वेल डिफाइंड नहीं है और r हम कोई ऐसा आर्बिट्ररी डिस्टेंस ले रहे हैं तो r में हमेशा एरर आएगा। तो यहाँ r में अगर एरर आएगा तो वो एरर f में चला जाएगा। यानी फोर्स कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके एक्सटेंडेड बॉडी को के लिए फाइंड करने में
you will always meet some error. So it is applicable only for point charge. Point charge के साथ क्या कन्वीनियंस है कि ये चार्ज है Q1, सेम बॉडी बट इन पॉइंट फॉर्म, सेम चार्ज बट ऑफ पॉइंट, नॉट ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी. तो ये Q1 है और यहाँ पर Q2 है कहीं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि इन पॉइंट का खुद का तो कोई डायमेंशन है नहीं. सो देयर विल नॉट बी एनी एरर. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि ये एप्लीकेबल है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए. सेकेंड थिंग, कूलम्ब्स लॉ फ्री स्पेस के अलावा और भी मीडियम में एप्लीकेबल है, बट आपको फिर वहां एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. एक टर्म है जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी. सपोज करो कूलम्ब्स लॉ को मैं वाटर में फाइंड करना अप्लाई करना चाहता हूं. पानी के अंदर दो चार्ज रखा हुआ है ना, उसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूं. तो वो कहेगा कि F इक्वल्स टू K नहीं आएगा, चार्ज जरूर आएगा वही Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर तक, ठीक है. बट जो मैं K लिख रहा था वो स्पेस के लिए था, उसका वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये किसके लिए है, फॉर एयर, स्पेस, जीरो, वैक्यूम, है ना. ये किसी और मीडियम के लिए नहीं है अदर देन दिस. तो अगर वाटर के लिए कहा जाए तो वाटर के लिए हमें फिर ऐसे लिखना पड़ेगा कि F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन उस मीडियम का परमिटिविटी होता है. परमिटिविटी ऑफ वाटर. तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर. अगर आप K लिखेंगे तो K गलत हो जाएगा इसके लिए. K केवल एयर के लिए इतना वैल्यू लिया गया है, फिर आप उसे K डैश कह सकते हैं और K डैश में एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा. जैसे यहाँ पर K में क्या आता है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. वैसे ही अगर आप इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, K डैश Q1 Q2 अपॉन, फिर यहाँ पे आपको केवल R स्क्वायर लिखने की जरूरत है. F इक्वल्स टू K डैश Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मीन्स Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ वाटर. ठीक है. नाउ इस एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखा जा सकता है और वो कुछ ऐसे लिखा जाता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R. ये जो एप्सिलॉन R है इसे कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी. जैसे रिलेटिव डेंसिटी का कांसेप्ट होता है वैसे ही रिलेटिव परमिटिविटी का कांसेप्ट है. ये समझकर कि रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करना ज्यादा आसान है ना. तो मैं इसे लिख सकता हूं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ये यहां से आता है कि एप्सिलॉन R उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी, उस मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय स्पेस का परमिटिविटी, यानी एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. तो आप इसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू
आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज फॉर वाटर। कोई और मीडियम होगा उसकी जगह वो आप डाल दीजिए। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ वाटर है, एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। डन। हालांकि इससे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, न्यूमेरिकल ज्यादातर फ्री स्पेस में ही मिलेंगे आपको, और अगर मीडियम का आ गया तो एक्चुअली ये कैपेसिटर में यूज होगा किसी और मीडियम में, तो वहां पे हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में, इसके को वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये कैपेसिटर चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो सेकंड लिमिटेशन, सेकंड पॉइंट जो हमने लिमिटेशन के जैसे लिखने की कोशिश की है, इस पे ज्यादा फोकस करने की भी जरूरत नहीं है, बट ये आपके माइंड में टेंशन बना रहे कि कूलम्ब्स लॉ केवल स्पेस के लिए ही नहीं, किसी भी मीडियम के लिए लिखा जा सकता है। डन। सो दिस वर सम पॉइंट्स अबाउट कूलम्ब्स लॉ। नाउ since Coulomb's law state about force, and force is a vector quantity, और वेक्टर सम जो होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, है ना। इन रूल्स को यहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई चार्ज हो Q नॉट, ठीक है, जनरली Q नॉट को हम टेस्ट चार्ज कहा करेंगे। अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां बार-बार हम Q नॉट बोलेंगे। पॉइंट चार्ज होगा ही, साथ ही टेस्ट चार्ज होगा, यानी इसका इफेक्ट बाकी के चार्ज पे नहीं होगा, बट बाकी चार्जेज का इफेक्ट इस पे फील किया जाएगा, ये फील करेगा। तो मान लो कि किसी पॉइंट पर O पर ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है स्पेस में, और बाकी कहीं किसी पॉइंट पर Q1 रखा हुआ है, कहीं Q2 रखा हुआ है, कहीं Q3 रखा हुआ है, Q4 रखा हुआ है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे कुछ डिस्टेंस पे मेंटेन है। अब क्या होगा कि Q1 के कारण Q0 फोर्स फील करेगा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, ये केवल टेस्ट करने के लिए आया है कि Q1, Q2, Q3, Q4 का स्ट्रेंथ कितना है। तो Q1 के कारण रिपल्सन फील करेगा, कैसे, इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को क्या कहा जाए, फील कौन कर रहा है, Q0, तो Q0 1 कह लेते हैं। किसके कारण, 1 के कारण। 2 के कारण किधर फील करेगा, इधर फील करेगा, अपोजिट, है ना, जो ये लाइन मिला है इसके अपोजिट की बात कर रहा हूं मैं। ये जो पॉइंट्स होंगे इनके, उस लाइन के अपोजिट बात मैं कर रहा हूं। तो ये कौन सा फोर्स कहलाएगा, ये फोर्स कहलाएगा F02। सिमिलरली 3 के कारण किधर फील करेगा, इधर फील करेगा, ये क्या कहलाएगा, F03। 4 के कारण किधर फील करेगा, इसे फील करेगा, ये क्या कहलाएगा, F04। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो नेट फोर्स होगा Q नॉट पर, वो सबका वेक्टर सम होगा। मींस रिजल्टेंट फोर्स ऑन a given charge due to multiple charge is the vector sum of all the forces acting on given charge। फॉर एग्जाम्पल, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, फॉर गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेट फोर्स ऑन Q नॉट, अगर मैं इस फोर्स को F कह लूं तो F equals to vector sum of all the forces, means F01 plus F02
प्लस F03 प्लस F04 एंड सो ऑन। ठीक है, जहां तक हो रहा है। अगर कोई फोर्स अपोजिट है नेचर में तो आप वहां प्लस माइनस वो फोर्स लिख देंगे। ठीक है, मींस डायरेक्टली माइनस हो जाएगा वो फोर्स। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये कोई नया प्रिंसिपल नहीं है, बट ये हमें याद दिलाता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप उसे वेक्टर के जैसा ट्रीट करें। आप डायरेक्शन का प्रॉपर ख्याल रखें और वेक्टर लॉ यूज करके आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करें। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट कूलम्ब्स लॉ। अब हम जिस नई क्वांटिटी की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, जिसका नाम है, अगर पर्टिकुलर चैप्टर कैपेसिटर को हटाकर देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर में अब तक हमने चार्ज और कूलम्ब्स लॉ की बातें की हैं। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखा है, कूलम्ब्स लॉ को स्केलर फॉर्म में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लिखना सीखा है। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड उसके लिमिटेशंस, उसका एप्लीकेशन, वेक्टर फॉर्म में कैसे अप्लाई किया जाएगा, ये सारी चीजें सीखी है। आज हम बात करने वाले हैं इस पॉइंट की जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम सिंबल यूज किया करेंगे कैपिटल ई थ्रू आउट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम एरो लगाया करेंगे, है ना। अब देखो फील्ड होता क्या है। फील्ड एक रीजन होता है जहां एक पर्टिकुलर फिनोमेना को समझाया जाता है। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, ये अर्थ है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। कोई भी चीज डाउनवर्ड फॉल होता है किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। ये ग्रेविटी कहां से आता है? ये ग्रेविटी आता है ग्रेविटेशनल फील्ड से। ये क्लियर है? हमने बहुत लोअर क्लासेस से ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड किसका है? अर्थ का है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण कोई भी बॉडी डाउनवर्ड फॉल होता है उसके लिमिट में, है ना, जब तक कि आप उसके ग्रेविटी से आउटरीच ना हो जाए। सिमिलरली अगर एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है बहुत बड़े क्वांटिटी का, मान लो 100 क्यू एक चार्ज है या 100 कूलम का एक चार्ज है, एक चार्ज है यहाँ पर 100 कूलम का, ठीक है, और यहाँ दूसरा चार्ज है, इसके पास लाया जाता है एक Q0 1 माइक्रो कूलम का। तो ये क्या करेगा? 100 कूलम क्या करेगा? इसे अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। इस फोर्स को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये Q0 है, यानी Q0 पे फोर्स लगा रहा है। आप डायरेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। नेम में कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो उसे खुद से सिंपल बना लिया करो। जैसे मान लो इस चार्ज को मैं कह लेता हूं QA, ठीक है, और ये नॉट है ही, तो इस फोर्स को क्या कहेंगे? फोर्स कौन किस पे लग रहा है? O पर लग रहा है। किसके कारण? A के कारण। तो FOA का डायरेक्शन QA की तरफ होगा, प्रोवाइडेड ये नेगेटिव हो, है ना, तब अट्रैक्शन होगा। अगर ये पॉजिटिव हो, Q0 +1 माइक्रोकूलम का हो, या ये -1 माइक्रोकूलम है जो मैंने बाद में नोटिस करवाया है, ये Q0 -1 माइक्रोकूलम का है, और यहाँ कहीं QA एक चार्ज है जो 100 कूलम का है। तो ये क्या करेगा? इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, Q0 को ऐसे पुल करेगा, ठीक है। इस फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, इस फोर्स को हम F और समथिंग OA कह लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर चार्ज Q0 +1 माइक्रोकूलम का है तो ये क्या करेगा? रिपल्सन फील करेगा इसके कारण, ऐसे, ठीक है। ये FOA का डायरेक्शन हो जाएगा। डन। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है? QA के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कह देना सफिशिएंट नहीं है, हमें ऐसा कहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ड्यू टू सोर्स ऑफ चार्ज और चार्ज इटसेल्फ, ठीक है। तब एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का या सोर्स ऑफ चार्ज का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, जैसे मास है कि आप किसी भी चीज को उठाएंगे तो आपको उसका वेट फील होगा, mg फील होगा बिकॉज ऑफ m, क्योंकि उसके पास मास है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नहीं होता है कि आप एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज के पास ले जाएं और आप फोर्स फील करें। इट विल नेवर हैपन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है उस चार्ज के पास, लेकिन वो न्यूट्रल बॉडी फील नहीं कर सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई यूज नहीं है। सो कंप्लीट स्टेटमेंट ये हमें समझना चाहिए। अब के बाद भले ही हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का या किसी सोर्स के बारे में कहा जा रहा है किसी रीजन में, ठीक है। तो आओ समझते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इमेजिनरी कंसेप्ट है और ये अननेसेसरी कंसेप्ट है ना। लेकिन इसका यूज इतना ज्यादा है, इतना इमेंस यूज है कि हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड को। हाउएवर वंस अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज इमेजिनेशन, कि देयर इज सम फील्ड नेम्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया जाता है ये देखते हैं। मैथमेटिकली बहुत ही सिंपली डिफाइन किया जाता है इसे कि किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये स्पेस है, ये पूरा बोर्ड स्पेस है और किसी पॉइंट यहां पे ये पॉइंट है कोई P, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस सोर्स के कारण फाइंड करना चाहते हैं, यानी कोई ना कोई आपका सोर्स होना चाहिए। तो मान लो कि यहां पर एक सोर्स है, ये Q एक चार्ज है, ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फील करने के लिए यहां पर एक टेस्ट चार्ज हमें लेना होगा, उस टेस्ट चार्ज को हम Q नॉट कहा करेंगे। जैसे मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको कंसेप्ट बताया था पॉइंट चार्ज का, अब वैसे ही एक और कंसेप्ट है और इसका नाम है टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को हम ये सिंबल से हमेशा रिप्रेजेंट किया करेंगे Q नॉट से। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि ये चार्ज टू एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। अब तक जिस चार्ज की बात हो रही थी वो सोर्स चार्ज हुआ करता था। अब दो टाइप के चार्ज हुआ करेंगे, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज Q नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। कैसे रिपेल करेगा, ये कुछ लाइन भेजेगा यहां से, ऐसे ये लाइन भेजेगा। एक्चुअली ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, रिपल्सन होगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो मैथमेटिकली से डिफाइन किया जाता है कि इस पॉइंट पे अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना है। मान लो ये डिस्टेंस समथिंग r है और इस Q के कारण ये Q नॉट जो फोर्स फील कर रहा है, लेटर से ये F है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाएगा कि F अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। देखो कितना सिंपल है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है कि उस पॉइंट पर वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है डिवाइडेड बाय वो टेस्ट चार्ज। फिर से किसी पॉइंट पर आपको किसी सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो आप उस पॉइंट पर जहां फाइंड करना है एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लेते हैं अपने मान से, कुछ भी, क्योंकि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा लास्ट में। मैं Q नॉट कह रहा हूं, आप इसको Q डैश कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी ले लो, 10Q ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए प्रैक्टिकली कि टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से ज्यादा हो गया है अमाउंट में, है ना, तो फिर उल्टा हो जाएगा प्रैक्टिकली वो। सो मैंने मान लिया कि पॉइंट P पर Q नॉट एक टेस्ट चार्ज है और Q के कारण
जो पॉइंट P से R डिस्टेंस पर है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हम क्या करते हैं, फोर्स पहले फाइंड कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ से। जो क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ से कहता है ये फोर्स कि K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गया, अपॉन में Q नॉट है तो इनटू 1 अपॉन Q नॉट। ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाना है, ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, बचा कितना, आपके पास केवल बचा है K Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। इसे भी कुछ पॉइंट मान लेते हैं कि मान लो ये पॉइंट 1 पर है, ठीक है। ऐसे डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली। अब सवाल है कि थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, तो ट्रांसलेट कर दो इसी को थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली हम डिफाइन करेंगे कि एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड due to given charge is defined as force कौन सा, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक, फोर्स experienced by test charge per unit टेस्ट चार्ज। या आप सिंपल लैंग्वेज में, अगर टेस्ट चार्ज आप मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड is electric force per unit charge। अब यहां पर कंफ्यूजन नहीं हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स किसका किसका है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज के कारण फाइंड करना चाहते हैं उसी चार्ज का फोर्स पर यूनिट, वो चार्ज जिस पॉइंट पर आप फाइंड करना चाहते हैं, दैट्स वाई यहां पे हमें टेस्ट चार्ज यूज करना होता है, ठीक है। अदरवाइज डेफिनेशन सिंपल रखें और बाद में जब बोर्ड में लिखने की बारी आए, आपको पेपर में लिखने की बारी आए, तो इसे आप थोड़ा कॉस्मेटिकली सजा दें, है ना, इसको एक्सप्लेन कर दें। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है कि उस पॉइंट पे एक गिवन चार्ज कितना फोर्स फिल कर रहा है डिवाइडेड बाय वही चार्ज जो फोर्स फिल कर रहा है, ठीक है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज का होगा और फिल कोई और करेगा। अपना खुद का फोर्स, खुद का फील्ड कोई फिल नहीं करता, वो किसी काम का नहीं है। डन। तो इसे थोड़ा डिटेल में अगले स्लाइड में हम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाता है, यानी एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स वगैरह की बात कर लें। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी देखेंगे डिटेल में। और अभी हमने डिफाइन किया था कि E जो होता है वो F अपॉन Q नॉट होता है। तो F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और Q नॉट का क्या होता है, कूलम। तो यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। दिस इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेचर क्या है इसका, एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। सो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव होता है। कुछ डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, चाहे वो चार्ज बॉडी हो या चार्ज हो। मींस ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो प्लस क्यू है,
और ये माइनस क्यू है, तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, फील्ड यहां से निकलेगा ऐसे 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 ऐसे, देखो एरो बता रहा है इससे बाहर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। जबकि इसमें फील्ड एंटर करेगा, यहाँ पे आएगा फील्ड इसकी तरफ ऐसे, ठीक है। ये दो पॉइंट चार्ज हैं, ऐसा नहीं है कि फील्ड लाइन को मैंने डिसकंटिन्यूअस दिखा दिया कि यहाँ से देखो ब्रेक हो गया बीच में, ये आगे प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे हम फील्ड लाइंस में कि ये ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूअस होता है फील्ड लाइन, ठीक है। ये दो पॉइंट चार्ज हैं, इनके कारण फील्ड का डायरेक्शन ये होता है, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की तरफ, एक नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर की तरफ। तो अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव को पास पास रख दिया जाए, यहां और यहां रख दिया जाए, इतने करीब हो ये कि एक दूसरे को एक्सपीरियंस कर सकें, एक दूसरे के फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकें, तो फील्ड का डायरेक्शन यूं होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव, फील्ड हमेशा पॉजिटिव से बाहर निकलेगा और नेगेटिव पे एंटर करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी भी है। तो डायरेक्शन हो गया, ये यूनिट हो गया ये। अब बारी है कि इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया जाए। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, मींस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसीडर कर लेते हैं एक टेस्ट चार्ज को और उससे पहले सोर्स चार्ज को। कंसीडर अ सोर्स चार्ज Q इन अ स्पेस, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर एक चार्ज है Q, ये सोर्स चार्ज है, ठीक है, किसी पॉइंट A पर स्पेस में। फर्दर इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहां पर हमें इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और यहां पर हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इसके कारण, ठीक है। यही टॉपिक है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, यानी Q एक चार्ज है, इसके कारण r डिस्टेंस पर हमें फील्ड बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज अपने मन से मान लेंगे कि मान लो एक टेस्ट चार्ज यहां पर एग्जिस्ट करता है Q0, है ना। अब consider a source charge Q in a space, we need to find field, field का मतलब हुआ करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, at some point P due to source charge as so, जैसा कि डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है। Q नोट को कंसीडर कर लेंगे, लेट देयर बी अ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P, जो पॉइंट P है वहां पर हम एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव E इक्वल्स टू कितना, F अपॉन उस पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट। अब सवाल है कि ये F कितना फिल करेगा ये, ठीक है। तो F कितना फिल करेगा, F कितना फिल करेगा ये, Q नॉट पे क्या लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, है ना। F कितना होगा, कूलम्ब्स में क्या कहता है, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। पुट कर देते हैं यहां पर, ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन
आर स्क्वायर और इंटू ये क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, हमें मिला E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यू कैन सी K is constant, R is constant, means E is directly proportional to the source charge and E is inversely proportional to a square of the separation। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फोर्स में याद करो कि E जो F जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट होता था। यहां पर सिंगल चार्ज है, वहां पे दो चार्ज के प्रोडक्ट होते थे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्केलर फॉर्म ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं मेंशन कर देता हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस लाइन को आप याद रखने की कोशिश करें। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, और इनफैक्ट सिंपली चार्ज, ड्यू टू अ चार्ज, ये मत भूलो कि पॉइंट चार्ज है ये, है ना, Q at a distance R is given by E equals to KQ upon R square। अब इससे सिंपल चीज क्या हो सकता है, एक चार्ज Q, ये चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस पर अगर आपको फील्ड बताना है तो बच्चे ये फील्ड होगा KQ अपॉन R स्क्वायर। इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, इस पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज कितना है इससे कोई मतलब नहीं है। जिस चार्ज के कारण फाइंड किया जा रहा है उस चार्ज से मतलब है, और जितना डिस्टेंस दिया हुआ है वो डिस्टेंस उसमें आएगा। ठीक है, अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, K तो वेक्टर है नहीं, Q तो वेक्टर है नहीं, नीचे R स्क्वायर है, तो वही पुराना फंडा अप्लाई करो, एक यूनिट वेक्टर हमने R दे दिया, और इस R का डायरेक्शन क्या होगा। आप कहेंगे कि यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जगह नेगेटिव टेस्ट चार्ज भी तो माना जा सकता है ना, बिल्कुल माना जा सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा वहां पर फॉर्मूला में कि E इक्वल्स टू F अपॉन माइनस क्यू नॉट है। ठीक है कि नहीं, और जब ये माइनस क्यू नॉट है तो वंस अगेन F का जब फॉर्मूला आप पुट करेंगे तो ये अट्रैक्शन वाला होगा, यानी माइनस के क्यू नॉट लिखा करेंगे आप अपॉन आर स्क्वायर इंटू माइनस क्यू नॉट। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाना है, फिर से सेम आ जाएगा। ठीक है ना, यानी फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगा आपके टेस्ट चार्ज को चेंज कर देने से। देखो फिर से वही चीज आएगा, ये प्लस ही हो गया, यानी आर का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक है, क्यू से अवे, तो आर हो गया यहाँ पे। अभी यूनिट वेक्टर के टर्म में मैं इसे कंप्लीट वेक्टर के टर्म में लिख देता हूँ। क्या तरीका है यूनिट वेक्टर को कंप्लीट वेक्टर के टर्म में लिखने का, वो ये तरीका है कि यूनिट वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर, और आर कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा इनटू यूनिट वेक्टर आर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, this is electric field due to a point charge q at a distance r। अब हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे और एक से ज्यादा चार्ज के कारण फाइंड करना सीखेंगे, मल्टीपल चार्ज के कारण फाइंड करना सीखेंगे।